उत्पत्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने की रही है। स्थानांतरण होता क्या है कि मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास जो है वो उसका स्थानांतरण है। यानी कि मनुष्य जो है जब से उनका उद्भव हुआ तब से उनमें गतिशीलता थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे, गतिशील रहते थे। इसके कारण उनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो दूसरे प्रदेश के जहां पर वो जाते थे वहां के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होते थे और समय के साथ साथ दीर्घ काल में वो वहां के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर के परिवर्तित भी हुए। ठीक है। अब ग्रिफिथ टेलर जो हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जिन मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुए हैं। अगर हम देखें तो मानव प्रजाति जो है उसका उद्भव केंद्र, उसका उद्गम केंद्र जो है वो बताया जाता है मध्य एशिया को, कि सबसे पहले मानव प्रजाति जो है उसका विकास मध्य एशिया में हुआ और वहां से वो धीरे धीरे बाहर दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरित होते गए। और जैसे जैसे उनका स्थानांतरण हुआ तो वो जिन नए क्षेत्रों में गए वहां के किस प्रकार के भौतिक लक्षण थे, भौतिक तथ्य थे, तथ्य से उनका जो शारीरिक लक्षण थे उनमें भी दीर्घ काल में परिवर्तन आया और इस प्रकार प्रजातियां जो हैं उनमें हमें विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। दूसरा है ग्रंथिरस प्रभाव। आर्थर कीथ ने सन 1922 में इसके बारे में बताया है कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसमें कि पीयूष, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल आदि ग्रंथियां हैं। इनसे जो स्रावित रस होता है वो मानव के विभिन्न शारीरिक अंग जो होते हैं उनके विकास को, शारीरिक लक्षणों को वो प्रभावित करता है। तो आर्थर कीथ ने बताया कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो एक ही है और वे विभिन्न प्रजातियां एक ही पितरों की संतानें हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातीय भिन्नता जो है वो उत्पन्न हुई है। मानव की विभिन्न प्रजाति की जो विभिन्न ग्रंथियां हैं मानव शरीर की, जिसमें कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल जो है ये प्रमुख ग्रंथियां हैं जिनसे जो स्रावित रस है वो जो है वो प्रभावित करता है मानव के शारीरिक लक्षणों को। अगर हम इनमें एक एक की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को अगर हम सबसे पहले देखें तो इससे जो स्रावित रस होता है उससे थोड़ी आंख, नाक की भौहों के विकास जो है वो अधिक होता है अगर इससे स्रावित रस की मात्रा अधिक होती है। और इसके अधिक क्रियाशील होने से काकेशियन प्रजाति के मनुष्य का शारीरिक कद जो है वो ऊंचा है, शरीर भारी है, उनकी भौहें अधिक विकसित है और नाक जो है वो उनकी सुंदर होती है क्योंकि उनमें पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित रस है वो अधिक मात्रा में होता है। दूसरी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। इससे स्रावित रस का प्रभाव मानव की त्वचा के रंग पर पड़ता है। तीसरी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की लंबाई को यह ग्रंथि से स्रावित रस जो है वो प्रभावित करता है। इसके निष्क्रिय हो जाने पर मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा जो है वो चपटा होता है। ठीक है। और इसके अभाव में मनुष्य का कद जो है वो छोटा रह जाता है। मध्य एशिया जो है, जो कि मानव प्रजाति के उद्भव का केंद्र है, जिसको कि पालना कहा जाता है मानव प्रजातियों का, वहां पर ठंडी व गर्म जलवायु में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही ये ग्रंथियां जो हैं इनमें परिवर्तन हुआ और उनके कारण प्रजातियों के शारीरिक और लक्षण और चेहरे की आकृतियां जो है वो बदलती गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन, जो कि मानव प्रजातियों को प्रभावित करता है, उनके विकास को। हंटिंगटन जो हुए हैं भूगोलवेता, उन्होंने जलवायु को बहुत अधिक महत्व दिया है सभी भौतिक पर्यावरण के तत्वों में और इन्होंने कहा कि जलवायु का प्रभाव जो है वो प्रजातीय विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। हंटिंगटन ने कहा कि जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से त्वचा के रंग पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन
कालों में मानव प्रजातियों का अपने उद्गम स्थान से अन्य क्षेत्रों को प्रवास होता रहा है। ठीक है। ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो भी मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तनों पर ही आधारित है कि विभिन्न प्रजातियां जो है उनका उद्गम स्थल एशिया का मध्यवर्ती भाग था और प्लीस्टोसिन युग में 4 बड़े हिमयुग आए और उनके बीच बीच में अंतर हिमयुग जो कि गर्म जलवायु का समय था वो भी आया और उन अंतर हिमयुगों में मध्य एशिया में विभिन्न प्रजातियों का उद्भव हुआ और जैसे ही हिमयुग आता था वो वहां से दूसरे गर्म स्थानों की ओर स्थानांतरित होते गए। तो मध्य एशिया में प्रथम मानव वर्ग के विकास के समय वहां की जो जलवायु थी वो गर्म थी और मानव के निवास के योग्य थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कालांतर में हिमयुग के आगमन से वहां की जलवायु जो कि गर्म थी वो शीतल होती गई और रहने के लिए वो मतलब अनुपयुक्त हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि शीतल जलवायु का क्षेत्र वो हो गया और गर्म जलवायु की पेटी जो थी वो दक्षिण की ओर खिसक गई। परिणाम क्या हुआ कि मध्य एशिया से जो मानव समूह था वो दक्षिण की ओर नीचे की ओर प्रवास कर गए और इस प्रकार अन्य हिमयुगों के आगमन पर बड़े पैमाने पर मानव वर्गों का प्रवास जो है वो मध्य एशिया से बाहर दूसरे क्षेत्रों की ओर हुआ जहां की जलवायु मानव के निवास के योग्य थी। भिन्न भिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले मानव वर्गों में वर्ण और शारीरिक विकास में भी भिन्नता उत्पन्न होती गई। ठीक है। तो इस प्रकार हंटिंगटन का मुख्य जो रहा कि जलवायु जो है जलवायु का परिवर्तन वो मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है वो भी जलवायु परिवर्तन से कहीं ना एक तरह से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव प्रजातियों के प्रवास पर किस प्रकार पड़ा वो ग्रिफिथ टेलर ने बताया है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वर्ण तथा जैविक परिवर्तन। एक प्रजाति के जो मूल शारीरिक लक्षण होते हैं वो उसको अपने जीन्स में मिलते हैं जो कि एक पीढ़ी से अगली आने वाली जो पीढ़ी होती है वह कायम रहते हैं। प्रत्येक मानव प्रजाति के जो लक्षण हैं वो प्राकृतिक वर्ण द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति का विकास एक निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थिति में हुआ है। जैविक गुणों में परिवर्तन मुख्य रूप से प्रजातियों के स्थानांतरण से संभव हुआ कि प्रजातियों ने जब स्थानांतरण कर लिया तो और दूसरे प्रवासित क्षेत्र में वो एक दीर्घ काल तक रहे तो वहां के जलवायु से उनके जो शारीरिक लक्षण थे उनमें भी परिवर्तन आया समय के साथ साथ। नेक्स्ट आता है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों के मिश्रण ने भी मानव प्रजातियों को प्रभावित किया है कि मानव प्रवास के कारण पृथक पृथक मानव प्रजातियां जो थी उनमें स्त्री और पुरुषों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और जिनसे कि मिश्रित लक्षणों वाली उनकी संतानें उत्पन्न हुई। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीपों की अधिकांश प्रजातियां जो है वो मिश्रण से उत्पन्न हुई हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया की पॉलिनेशियन प्रजाति, दक्षिण अमेरिका की मुलाटो जो है वो निग्रो और श्वेत प्रजातियों के मिश्रण से बने उत्पन्न हुए हैं। मेस्टिजो जो कि भारतीय और यूरोपीय लोगों की मिश्रित प्रजाति है। जम्बो जो कि निग्रो और भारतीय लोगों की मिश्रित प्रजाति है। ठीक है। इस प्रकार प्रजातियों के मिश्रण ने भी मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य। ठीक है। जो पर्वतमाला, मरुस्थल, सागरों, दुर्गम जंगलों, नदियों आदि के द्वारा जो स्थान अलग थलग हैं, ठीक है, वहां के जो मानव प्रजाति समूह है उनके शारीरिक लक्षणों का विकास जलवायु और अन्य प्राकृतिक दृश्यों से अधिक प्रभावित था। मनुष्य के भौगोलिक पार्थक्य के साथ साथ सामाजिक अलगाव भी रहता था। ये इन जो प्राकृतिक या भौगोलिक तथ्य थे जो पर्वतमाला या सागर, मरुस्थल या दुर्गम जंगलों, नदियों आदि द्वारा जो पृथक क्षेत्रों में लोग रहते थे वहां के भौगोलिक वातावरण से वो बहुत अधिक प्रभावित रहते थे और इनमें भौगोलिक पार्थक्य के साथ साथ सामाजिक अलगाव भी रहता था, यानी कि ये दूसरे प्रजाति के लोगों से कटे हुए अलग रहते थे। यह पृथकता पड़ोसी समूहों के परस्पर विरोधी हितों, सामान्य भाषा के अभाव, उनके मध्य संघर्ष आदि के कारण ये कायम रहती थी। ठीक है। ये लोग दूसरे लोगों से घुलते मिलते नहीं थे।
भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली प्रजातियों का विकास संभव हुआ। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विभिन्न मानव प्रजातियां एक दूसरे के निकट आई और मिश्रित गुणों वाली प्रजातियों का भी विकास जो है वो संभव हुआ धीरे धीरे। तो ये तो बात हुई कि कौन से सामाजिक कौन से कारक हैं जो कि मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों के बारे में, कि कौन कौन से उनके शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पे हम प्रजातियों को अलग अलग करते हैं या उनमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। तब तक के लिए स्टे सेफ।